हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स टैलेंट अनलॉक्ड। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने क्रैश कोर्स का सीरीज़ स्टार्ट किया हुआ है और उस सीरीज़ का 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, वन शॉट रिवीजन वीडियो। अगर आपने नहीं देखा तो आप उसे ज़रूर वॉच करें। आज हम लोग चैप्टर 3 को देखेंगे, जो कि 2 चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म है। चलिए इसको समझते हैं। 2 चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म मतलब क्या होता है? जोड़ा होता है। मतलब 2 इसमें समीकरण होंगे और वो कैसे होंगे? रैखिक समीकरण होंगे। रैखिक मतलब होता है जिसमें जो चर मान है उसका घात कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। लीनियर इक्वेशन बोल रहा है, मतलब कि उसका डिग्री कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए और 2 चर में होना चाहिए, 2 वेरिएबल होना चाहिए। अगर एक चर वाला रैखिक समीकरण होता तो सिर्फ उसमें एक ही चर होता। जैसे मान ली 2x + 1 = 5 है, तो इसमें सिर्फ एक ही चर मान है, एक ही वेरिएबल है। लेकिन अगर 2 वेरिएबल है तो उसको हम बोलेंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण, क्योंकि ये दोनों वेरिएबल का जो पावर है कितना है? 1 है, मतलब इसका घात 1 हो जाएगा। तो वो इस रूप का रहेगा ax + by + c = 0। ये जो c है ये ज़रूरी नहीं कि यहीं पर हो, c हो सकता है इधर भी हो सकता है, ये कोई कांस्टेंट वैल्यू है। यहाँ पे वेरिएबल के रूप में हम कुछ भी ले सकते हैं। अब इसका जनरल फॉर्म क्या होता है? तो a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। यहाँ पे 2 इक्वेशन ले रहे, पहले वाले इक्वेशन को सबको a1 b1 c1 करके लिखेंगे और दूसरे वाले इक्वेशन को a2 b2 c2 करके लिखेंगे। जहाँ a और b c, ये जो भी a b c है क्या है? रियल नंबर हो सकता है, मतलब प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है। ठीक है, रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या। अब हम लोग समझेंगे कि 2 चर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं इसको हल करने की कितनी विधियाँ हैं। तो उसको हल करने की 2 विधियाँ हैं। पहली विधि जो है ग्राफीय विधि है, इसको हम लोग आलेखी विधि भी कहते हैं। मतलब कि इसमें क्या होता है कि जो इक्वेशन दिया रहेगा उसको हम ग्राफ के थ्रू हम सॉल्व करेंगे। दूसरा होता है बीजगणितीय विधि, मतलब अलजेब्राइक मेथड। इसमें 3 मेथड होता है। पहला होता है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा होता है विलोपन विधि, तीसरा होता है वज्रगुणन विधि। ये तीनों ही विधि जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। यहाँ जो ग्राफीय विधि है इससे 5 नंबर का सवाल हर साल पूछता है। और ये जो तीनों विधि है यहाँ से आपका 2-2 नंबर का, 2 नंबर में कभी पूछ देगा प्रतिस्थापन विधि से हल करें, कभी पूछ देगा विलोपन विधि से हल करें, कभी पूछता है वज्रगुणन विधि से हल करें। तो आजकल जो 2-4 साल में वज्रगुणन विधि ज़्यादा आया है, इससे ज़्यादा सवाल पूछा गया है। और प्रतिस्थापन से भी आया है 1-2 साल, और विलोपन विधि पहले आता था, लेकिन आप इसको भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। तीनों विधि हम लोग समझेंगे। अब हम लोग समझे कि इस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। तो इस चैप्टर से जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 4 से 5 सवाल रहेंगे। तो 5 सवाल रहता है तो वो 5 नंबर का हुआ ऑब्जेक्टिव। मिनिमम 2 क्वेश्चन तो रहेगा ही 2 नंबर में, और ज़्यादा से ज़्यादा 3 क्वेश्चन रह सकता है। तो 3 क्वेश्चन रहेगा तो 6 मार्क्स का हो जाएगा। और एक क्वेश्चन जो है आपका वो रहता है 5 मार्क्स में, जो कि ग्राफीय विधि से हल करने का होता है। तो आप इसे देख सकते हैं कि 15 से 16 नंबर जो है इस चैप्टर से आता है। चलिए अब कुछ चार्ट को हम लोग समझेंगे, और इस चार्ट से, इसी चार्ट के ऊपर पूरा चैप्टर डिपेंड है। अगर ये आप नहीं समझ पा रहे हैं, ये आपको याद नहीं हो पा रहा है, तो आप क्वेश्चन को हल नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर हमने 2 इक्वेशन ले लिया है। यहाँ से a1/a2 का वैल्यू निकालेंगे तो 3/2 डिवाइडेड बाई 9 करेंगे। तो 3/2 डिवाइडेड बाई 9 करेंगे तो 9 के नीचे 1 है, तो 1 वो सबसे ऊपर जाएगा, तो 3 1 जा 3 होगा, और 9 को 2 से गुना करेंगे, 9 दूना 18 हो जाएगा। तो 3/18, उसको काटेंगे तो कितना आएगा? 1/6 आएगा। तो इसको हम हल करने के बाद यहाँ लिखे हैं 1/6। उसी तरह हम b1/b2 का वैल्यू निकालेंगे तो 5/3 डिवाइडेड बाई -10, इसको हल करेंगे तो -1/6 आएगा। और c1/c2 का वैल्यू -7 बटा -14, जो भी माइनस साइन दिया होगा उसको हम ले करके चलेंगे। तो -7 बटा -14 इसको हम हल करेंगे तो 1/2 आएगा। अब हमको a1 b1 c1 कोई भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, अगर 2 इक्वेशन दिया हुआ तो सबसे पहला काम है कि इसका अनुपात निकालना, इसका रेशियो निकालना, a1/a2, b1/b2, c1/c2। अब हम क्या देखेंगे, ये देख रहे हैं कि a1/a2 ये b1/b2 के इक्वल नहीं है, तो ये दोनों ही इक्वल नहीं है। तो इसके लिए हम लिखेंगे a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर ऐसा है, अगर ऐसा कंडीशन आए तो उसके लिए जो ग्राफ बनेगा, ग्राफ में जो दोनों रेखा होगी वो कैसी होगी? प्रतिच्छेदी होगी। प्रतिच्छेदी का मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। और उसका जो हल होगा, अगर उसको हल करेंगे हम
बीजगणितीय विधि से अगर हम हल करेंगे ये तीनों मेथड से, तो कैसा होगा, तो उसका सिर्फ एक हल होगा, एक हल होगा। अगर इक्वेशन जो दिया हुआ उसका कोई ना कोई हल है, चाहे एक हल हो या बहुत सारा हल हो, तो उसको हम संगत कहते हैं। तो देखिए यहाँ भी संगत लिखा हुआ है, यहाँ भी संगत लिखा हुआ है। संगत का मतलब होता है कंसिस्टेंट, ये दोनों सिचुएशन में कंसिस्टेंट कहलाएगा। और जब असंगत होगा, जब कोई हल नहीं होगा, तो वहाँ पे हम बोलेंगे असंगत। असंगत का मतलब इनकंसिस्टेंट, ठीक है। अब अगर अनेक हल होगा तो उसको हम आश्रित भी कह सकते हैं, आश्रित का मतलब डिपेंडेंट कह सकते हैं। और अगर एक हल होगा तो उसको हम अविरोधी कहेंगे। और विरोधी कब कहेंगे, जब कोई हल नहीं होगा, तो उसको हम विरोधी कहेंगे, अपोजिंग इक्वेशन कहेंगे। अब आगे है, यहाँ पर भी हम दो इक्वेशन लिए हैं और इसको भी हम a1/a2 b1/b2 c1/c2 का वैल्यू निकाले। तो आप देख सकते हैं कि a1/a2 b1/b2 के बराबर आया, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं आया, तो उसको हम इस तरह से लिखेंगे। और जब ये दोनों लाइन को हम ड्रा करेंगे ग्राफ पे, तो वो दोनों लाइन कैसी होगी, समांतर रेखा होगी, मतलब पैरेलल लाइन होगी, ठीक है। तो उसका जब बीजगणितीय हल देखेंगे, मतलब अलजेब्राइक मेथड से उसको जब हम सॉल्व करेंगे, तो उसका कोई भी हल नहीं निकलेगा। इसी को हम लोग असंगत, इनकंसिस्टेंट या विरोधी कहेंगे। यहाँ भी दो इक्वेशन लिए हैं और यहाँ a1/a2 b1/b2 c1/c2 का वैल्यू निकाले हैं। तो ये तीनों आपस में बराबर आ गए। जब तीनों आपस में बराबर आ जाएगा तो इसको हम संपाती रेखा कहते हैं, मतलब कोइंसिडेंट लाइन कहते हैं। एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन होगी, इसको हम लोग संगत कहेंगे। और इसका अनेक हल होगा और इसको हम आश्रित भी कह सकते हैं, डिपेंडेंट भी कह सकते हैं। इस चार्ट को आप पर डे इसको रिवाइज कीजिए, क्योंकि यहाँ से बहुत सारा सवाल आता है। ये जो पूरा चैप्टर से सवाल पूछता है वो इसी चार्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आपको ये याद नहीं है, ये तीनों चीज़ याद नहीं है, तो आप सवाल नहीं बना पाएंगे। ये तीनों चीज़ आपको याद रखना ज़रूरी है। आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि अगर प्रतिच्छेदी रेखा होगा, प्रतिच्छेदी रेखा में आप देख रहे हैं कि एक जगह कट कर रहा है, सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रहा है यहाँ पे, तो एक पॉइंट पे कट करेगा तो एक हल होगा, सिर्फ एक हल होगा। समांतर रेखा, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जब समांतर रेखा होती है, पैरेलल लाइन होती है, तो कहीं पर भी कट नहीं कर रहा है एक दूसरे को। जब कहीं भी कट नहीं कर रहा है तो इसको हम बोलेंगे कोई हल नहीं है, ठीक है। उसका संपाती रेखा क्या है कि एक लाइन के ऊपर एक लाइन है, तो ये बहुत सारे बिंदु पे कट कर रहा है दूसरी लाइन को, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि अनेक हल है। चलिए भी इसके आगे हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। सो नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यदि इतना बराबर इतना हो एवं इतना बराबर इतना हो, तो बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है इसको सेटिस्फाई करेगा। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से एक्स और वाई का वैल्यू आ जाएगा, लेकिन वो तरीका बहुत टाइम टेकिंग तरीका होगा। तो जब भी ऐसे चार ऑप्शन दिया हुआ है, आप इसका वैल्यू पुट कर करके देखते जाए। मान लीजिए इसको हम पुट कर रहे हैं, इसमें ये इसको सेटिस्फाई नहीं किया, मतलब दोनों तरफ बराबर वैल्यू नहीं आया, इधर 10 है तो इधर भी सॉल्व करके 10 ही आना चाहिए। अगर ऐसा आता है तो हम अगले इक्वेशन को चेक करेंगे, इस दोनों वैल्यू को पुट करके। अगर यहाँ भी दोनों तरफ बराबर आ जाएगा तो हम यही ऑप्शन मार्क करेंगे। अगर मान लीजिए दोनों में से किसी एक में भी अगर बराबर नहीं आया तो ये ऑप्शन नहीं होगा, फिर हम अगले ऑप्शन को चेक करेंगे। तो चलिए हम चेक करते हैं। तो यहाँ x बराबर 2 रखेंगे हम, 3 गुना 2 प्लस 4 गुना 1 बराबर, y बराबर 1 रख दिए, 3 गुना 6 प्लस 4 बराबर 10, 10 बराबर 10, ये इक्वल आ गया। अब हम अगले इक्वेशन को चेक करेंगे। तो 2 गुना x बराबर कितना बैठाना, 2 माइनस 2 गुना y बराबर 1 बैठाना है, 4 माइनस 2 बराबर 2, 2 बराबर 2, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों इक्वेशन में दोनों तरफ क्या LHS और RHS बराबर आ गया है, तो इसलिए यही ऑप्शन होगा। लेकिन हम अगले ऑप्शन को भी चेक करके दिखा देते हैं। ये ए ऑप्शन था और बी के लिए यहाँ पे 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। तो यहाँ x बराबर 1 बिठाएंगे, 3 गुना 1 प्लस 4 गुना y की जगह 2 बिठाएंगे बराबर 10, 3 प्लस 4 दूनी 8 बराबर 10, 8 तीन 11 बराबर 10। तो ये आप देख सकते हैं कि 11 और 10 ये कभी भी आपस में बराबर नहीं होगा। तो जब एक इक्वेशन को ही सेटिस्फाई नहीं किया तो हम वहीं से उसको कैंसिल कर देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर आपका ए ऑप्शन में ही दोनों को सेटिस्फाई कर लिया तो उसी को आंसर मार्क कीजिए, आगे बनाने की ज़रूरत नहीं है। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि रैखिक समीकरण युग्म इतना एवं इतना है, तो ये बताना है कि इसका हल कैसा होगा, विरोधी होगा, अविरोधी होगा, आश्रित होगा, कैसा होगा। तो जो विरोधी है वो सिर्फ एक केस में होता है, जब अगर कोई हल नहीं होगा तो उस केस में विरोधी होगा।
अविरोधी किस केस में होता है? अद्वितीय हल के लिए सिर्फ अगर एक हल होगा तो उसको अविरोधी कहेंगे, बहुत सारा हल रहेगा तो उसको आश्रित कहेंगे। तो चलिए चेक करते हैं। उसके लिए हमको a1/a2 b1/b2 c1/c2 का रेशियो निकालना होगा। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन हम चेक करेंगे। 3/2x + 5/3y = 7। तो a1 का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा? 3/2। b1 का वैल्यू कितना आएगा? 5/3। c1 का वैल्यू कितना आएगा? 7। उस तरह हम दूसरा इक्वेशन लिखें तो 9x - 10y = 14। a2 का वैल्यू 9, b2 का वैल्यू -10, c2 का वैल्यू 14। तो यहाँ से हम a1/a2 का वैल्यू निकालेंगे। तो a1/a2 क्या होगा? 3/2 / 9। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब हम इसको सबसे ऊपर ले जाएंगे। 3 एकम 3 और 2 9 18। कितना वैल्यू आया? 1/6। उसी तरह हम b1/b2 का वैल्यू निकालेंगे। तो b1 कितना है? b1 है 5/3 और b2 है -10। 5/3 -10, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मानेंगे। सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर के साथ मल्टीप्लाई होगा और दूसरा और तीसरा आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 6 30, माइनस में 1/6 आया। a1/a2 प्लस में 1/6 आया और ये माइनस में 1/6 आया, तो दोनों इक्वल नहीं हुआ। तो हम क्या लिख सकते हैं कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। और ये जो कंडीशन है वो सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन के लिए होता है, एक हल के लिए होता है। और एक हल को हम लोग क्या बोलते हैं? अविरोधी बोलते हैं। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि समीकरण इतना एवं इतना के आलेख किस प्रकार की रेखाएं होंगी? जब भी इस तरह का सवाल पूछे आपको हर जगह क्या करना है? रेशियो निकालना है। a1/a2 b1/b2 c1/c2 का निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे? a1/a2 का वैल्यू निकालेंगे। तो a1 क्या है? 2 है। a2 कितना है? 3, 2/3 आया। अब b1/b2 का वैल्यू निकालेंगे। तो b1 क्या है? 3 है और b2 कितना है? -2 है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ ऊपर 2 है, यहाँ ऊपर 3 है, यहाँ नीचे 3 है, यहाँ नीचे -2 है, दोनों बराबर नहीं हुआ। तो हम क्या लिख सकते हैं कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ये जो है सिर्फ एक हल के लिए होता है ऐसा कंडीशन। जब एक हल रहेगा तो सिर्फ एक जगह कट करेगा, जो लाइन है सिर्फ एक जगह कट करेगी, मतलब ये प्रतिच्छेदी रेखा होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। तो प्रतिच्छेदी रेखा जो ऑप्शन नंबर सी में है। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि समीकरण निकाय इतना और इतना के हल हैं, तो कैसा हल होगा? उसके लिए फिर हमको रेशियो निकालना पड़ेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ये a1 का वैल्यू होगा, a1/a2 हम निकालेंगे। तो यहाँ 2/4 होगा, 2/4, 2 एकम 2, 2 दूना 4, कितना आ जाएगा? 1/2। उसी तरह हम b1/b2 का वैल्यू निकालेंगे। तो b1 है -3 और b2 है -6। तो -3 बटा -6, माइनस माइनस कैंसिल, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1/2 आया। उस तरह हम c1/c2 का वैल्यू निकालेंगे। तो c1 कितना है? 5 है और c2 कितना है? 7 है। तो 5/7। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों का वैल्यू तो आया सेम, लेकिन ये बराबर नहीं आया। तो a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 हम लिखेंगे। तो ऐसा कब होता है? ऐसा जब कोई हल नहीं हो तब होता है ऐसा कंडीशन। तो हम क्या लिखेंगे? नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि सरल रेखाएं इतना और इतना समांतर हैं तो P का मान क्या होगा? जब समांतर होता है तो उसके लिए कोई हल नहीं होता है, तो कोई हल नहीं वाला हमको लगाना पड़ेगा कंडीशन। चूँकि समीकरण युग्म का आलेख समांतर रेखा होगी, तर रेखाएं हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो a1/a2 का वैल्यू पुट करेंगे। a1 कितना है? 4 और b1 कितना, a2 कितना है? 2। तो 4/2 = b1 है, y का कोएफिशिएंट p, और b2 कितना है? 9, नॉट इक्वल टू c1 कितना है? 16 और c2 कितना है? 15। अब हम ये दोनों इक्वेशन को लेकर चलेंगे। तो 4/2 = p/9। p का वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या होगा? 9 को p बराबर क्या होगा? 9 को उधर ले जाएंगे, 9 के 36/2 होगा। 2 से इसको ऐसे काट दीजिए, 2 दूना 4। p का मान कितना हो जाएगा? 9 दूना 18। तो p का मान ही निकालना था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है।
नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 6। पूछ रहा दो समीकरण की लेखा चित्र यदि संपाती रेखा हो, जब संपाती रेखा होता है तो उसके लिए बहुत सारा हल होता है। एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा होती है तो अनगिनत हल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि समीकरण इतना एवं इतना के आलेख किस प्रकार की सरल रेखाएं होंगी। तो इसके लिए फिर हम रेशियो निकालेंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा a1/a2, a1/a2 का वैल्यू निकालेंगे तो 2/12, 2 कम 2, 2 6 12, तो 1/6 आया। b1/b2 का वैल्यू निकालेंगे तो b1 कितना -1 और b2 कितना 7, -1/7। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों वैल्यू क्या हुआ, इक्वल नहीं आया। तो हम क्या लिखेंगे a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ऐसा तभी होता है, ऐसा अगर होता है तो इसके लिए एक हल होता है और सिर्फ एक जगह लाइन कट करेगी। तो ये हो जाएगा प्रतिच्छेदी रेखा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है यदि इतना एवं इतना हो तो इसका वैल्यू निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम लोगों ने इस तरह का सॉल्व किया है। क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू वाई का वैल्यू पुट करके देखेंगे। तो ये दो इक्वेशन दिया हुआ है। अब ये पूछ रहा है कि इसका हल क्या होगा। तो फिर से हम अगर इसको हल करेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, बहुत टाइम लगेगा। ये हम पुट करेंगे बारी बारी। तो 3x - 2y = 12। एक्स का मान 4, 3 गुना 4 - 2 गुना y का मान 0 = 12। 3 चौके 12 - 0 बराबर 12, 12 बराबर 12। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि LHS और RHS दोनों इक्वल आया। अब हम सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। तो यहाँ x बराबर 4 बिठाना, तो 4 गुना 4 - 5 गुना y का मान कितना हो जाएगा 0 बराबर 16। 4 चौके 16 - 0 बराबर 16, 16 बराबर 16। ये दोनों इक्वेशन को क्या किया, सेटिस्फाई कर दिया। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय इतना और इतना का कोई हल नहीं है। तो जब कोई हल नहीं बोल रहा है तो हम उसके लिए जो कंडीशन होता है वो लगाएंगे। तो ax + 10y = 9। यहाँ से a1 का वैल्यू कितना आएगा, a1 का वैल्यू आ जाएगा a, और b1 का वैल्यू 10, c1 का वैल्यू 9। और दूसरा इक्वेशन है a2 बराबर कितना होगा 2, b2 बराबर 5, c2 बराबर 11। जब कोई हल नहीं है बोलता है तो उसके लिए हमको कंडीशन होता है a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो a1 का वैल्यू कितना है a बटा a2 का वैल्यू है 2, b1 का वैल्यू है 10, b2 का वैल्यू है 5 नॉट इक्वल टू c1 का वैल्यू है 9 और c2 का वैल्यू है 11। अब ये दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से a का मान आ जाएगा। तो a/2 बराबर 5, 10/5, 5 से जाएगा 2 बार में। तो a का मान कितना आ जाएगा 2 दूना 4। तो ये आंसर हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है यदि इतना हो तो समीकरण निकाय इतना तथा इतना का हल क्या होगा। जब अगर तीनों बराबर होता है तो ये बहुत सारा हल होता है इसका, अनगिनत हल हो जाएगा। अनगिनत हल में आंसर लगाएंगे। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि दो चर x और y में रैखिक समीकरण इतना के वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कितने हल होंगे। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि वास्तविक संख्या अगर हम इसमें डालेंगे तो वास्तविक संख्या में 0 भी आता है, पॉजिटिव नंबर भी आता है, नेगेटिव नंबर भी आता है। तो हमको सब अगर वैल्यू पुट करेंगे, अगर x का वैल्यू मान लिया नेगेटिव में कोई वैल्यू डाल रहे हैं तो y का कुछ और मान आएगा। x बराबर 0 डाल रहे हैं तो y का कुछ और मान आएगा। x बराबर हम जैसे जैसे बदल कर मान डालते रहेंगे y का अलग अलग मान आता रहेगा। तो बहुत सारा इसका मान निकल सकता है। तो इसलिए सिर्फ एक हल नहीं होगा, दो हल नहीं होगा, तीन नहीं होगा, जबकि अनंत हल होगा, इसका अनगिनत हल होगा। और वो ऑप्शन में दिया हुआ नहीं, इसलिए हम ऑप्शन डी मार्क करेंगे, जो कि नन है। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 12। यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है, संगत का मतलब कोई ना कोई हल है, चाहे एक हल होगा या बहुत सारा हल होगा, तब उनके द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होगी। तो संगत हल में दो केस होता है, एक होता है प्रतिच्छेदी रेखा और दूसरी होती है संपाती रेखा। ये एक जगह कट करेगी तो एक हल होगा, और ये बहुत सारी जगह एक दूसरे को कट करेगी तो ये बहुत सारा हल होगा। ये ऑप्शन डी होगा। समांतर नहीं होगा। समांतर कब होता है, जब कोई हल नहीं होता है। और हमेशा प्रतिच्छेदी नहीं होगा, क्योंकि संगत सिर्फ एक केस में नहीं होता, संगत दो केस में होता है। और हमेशा संपाती बोल रहा है तो ये भी नहीं होगा। तो प्रतिच्छेदी या संपाती दोनों हो सकता है। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 13 कि रैखिक समीकरण में चर की घात की संख्या क्या होती है। रैखिक समीकरण में हम लोग पढ़े कि रैखिक मतलब होता है सिर्फ उसका घात एक हो, उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं, मतलब लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का जो डिग्री होता है कितना होता है, एक होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा।
नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 14। दो चर एक्स और वाई में रैखिक समीकरण इतना कि कितने अधिकतम हल हो सकते हैं। अभी हम लोगों ने ऊपर क्वेश्चन देखा वो 2022 में पूछा हुआ और ये 2020 में पूछा हुआ है, तो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ही फोकस करें 2 मंथ। तो हर साल क्वेश्चन पूछ रहा है, बस उसी पैटर्न पे हमेशा क्वेश्चन पूछते रहता है। 80 to 90% क्वेश्चन वहीं से आना है रिपीट होकर के। तो दो चर एक्स और वाई में रैखिक समीकरण इतना कि कितने अधिकतम हल हो सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे बहुत सारा हल हो सकता है, तो अनगिनत हल होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि के की किस मान के लिए समीकरण इतना तथा इतना का कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा तो वही हमको कंडीशन लगाना पड़ेगा। सबसे पहले हम इक्वेशन लिखेंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे a1 का वैल्यू k है, b1 का वैल्यू 1 है, y का कोएफिशिएंट 1 है और c1 का वैल्यू 1। दूसरा इक्वेशन हम लिखेंगे k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 3। a2 का वैल्यू कितना होगा k माइनस 1, b2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, c2 का वैल्यू हो जाएगा 3। अब बोल रहा कोई हल नहीं होगा, तो हम क्या लिखेंगे, चूँकि समीकरण का कोई हल नहीं है। जब समीकरण का कोई हल नहीं बोल रहा है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 और हो जाएगा नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। यहाँ हम इसको पुट करेंगे, k का वैल्यू आ जाएगा, तो a1 कितना k बाई k माइनस 1 इज इक्वल टू b1 कितना 1 बाई 2 नॉट इक्वल टू 1 बाई 3। अब हम ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से k का वैल्यू आ जाएगा k बाई k माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बाई 2। 2 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k इज इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा k माइनस 1, 2k माइनस k इज इक्वल टू माइनस 1। k का वैल्यू कितना आएगा -1। सो दिस इज द आंसर। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि समीकरण इतना का प्राकृत संख्याओं में हल लिखें। 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। प्राकृत संख्या बोल दिया मतलब नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता है और जितना भी ऋणात्मक नंबर है नेगेटिव नंबर वो नहीं आता है। तो आपको सिर्फ पॉजिटिव नंबर बिठाना है। आप एक चर मान का बिठाएंगे वैल्यू, दूसरे चर मान का वैल्यू आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, x बराबर 0 रखने पर तो 3 गुना 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 11, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 11। तो y का मान कितना आया 11। उसी तरह हम x बराबर मान ले 1 रखने पर तो 3 गुना 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 11, 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 11। तो y का मान कितना आ जाएगा 11 माइनस 3 बराबर 8। तो y का मान कितना आया 8 आया। उसी तरह हम x बराबर मान लिया कि 2 रखने पर तो 3 गुना 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 11, 3 गुना 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 11। तो y का मान कितना आ जाएगा 11 माइनस 6 बराबर 5। तो आप देख सकते हैं कि हमने x का मान हम बदलते रहेंगे, y का अलग अलग वैल्यू आता रहेगा। x का मान इसी तरह हम x का अनगिनत मान ले सकते हैं और y का अनगिनत मान आ सकता है। तो बहुत सारा हल आ सकता है। तो यही आंसर हुआ। तो यहाँ पर एक हल हमारा क्या हो जाएगा 0 और y का मान 11। फिर दूसरा हल क्या हो जाएगा 1 और y का मान 8। फिर तीसरा हल क्या लिख सकते हैं हम, तीसरा हल लिख सकते हैं 2 और 5। इस तरह से बहुत सारा हल आ सकता है इसका। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि समीकरण युग्म इतना तथा इतना को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो जब भी प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए बोले तो हम पहला इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन को मान लेंगे, पहला समीकरण को हम फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे, फिर दूसरा जो समीकरण दिया हुआ उसको हम दूसरा मानेंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, या तो समीकरण 1 से या तो समीकरण 2 से x या y को अलग करेंगे। ठीक है, तो मान लिया हम समीकरण 1 से हम x को अलग करते हैं तो 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9। 8x इज इक्वल टू 9 माइनस 5y। तो x का मान 9 माइनस 5y बटा 8। अब जो आया इसको हम तीसरा मानेंगे। अब क्या करते हैं कि जो x का मान आया उसको हम समीकरण 2 में रखते हैं। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो यहाँ हो जाएगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4।
3 x का मान हम बैठाएंगे 9 माइनस 5y बटा 8 प्लस 2y इज इक्वल टू 4। अब हम इसको हल करेंगे तो 3 नंबर 27 होगा, माइनस 3 पच्चे 15y बटा 8 प्लस 2y, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा। अब हम इसको हल करेंगे तो 27 माइनस 15y प्लस 1 से 8 में डिवाइड करेंगे हम, 8 आएगा, 8 दूना 16y इज इक्वल टू 4। 27 तो यहाँ हो जाएगा प्लस y इज बटा 8 बराबर 4। 8 चौका कितना होगा 32। y का मान कितना हो जाएगा 32 माइनस 27, ये हो जाएगा 5। ठीक है, y का मान इतना आया। अब जो y का मान आता है उसको हम इक्वेशन 3 में रख देंगे तो यहाँ से x का मान आ जाएगा। समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 क्या था, x बराबर 9 माइनस 5y बटा 8, 9 माइनस 5y बटा 8 और यहाँ से y का मान 5 बिठाना है। नौ जाएगा तो कितना होगा 16 माइनस 2, अतः हम क्या लिखेंगे x बराबर -2 y बराबर 5। ये हमारा आंसर हुआ। और जितने भी क्वेश्चन है सब 2 मार्क्स के क्वेश्चन है और 5 नंबर में सिर्फ एक ही सवाल आता है, आपको सिर्फ ग्राफ बनाने के लिए आता है। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि समीकरण निकाय इतना एवं इतना को वज्र गुणन विधि से हल करें। ये जो वज्र गुणन विधि है इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं और प्रतिस्थापन विधि को क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले 4 से 5 सालों में लगातार ये पूछा गया है। सिर्फ एक साल प्रतिस्थापन विधि आया 2024 में, उससे पहले हर साल ये वज्र गुणन विधि को पूछा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हर विधि आना चाहिए। लेकिन अगर सवाल में लिख दे कि इस विधि से हल करना है तो आपको सिर्फ उसी विधि से हल करना है। आप दूसरी विधि से हल कर देंगे तो आपका मार्क्स कट जाएगा। तो वज्र गुणन विधि को हल करने का क्या तरीका है, इसका फार्मूला होता है। उस फार्मूला को हम लोग पहले समझ लेते हैं। जैसे मान लिया कि कोई भी 2 इक्वेशन दिया हुआ a1x प्लस b1y माइनस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y यहाँ प्लस है प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस फॉर्म में आपका दिया हुआ इक्वेशन, तो हम यहाँ से x का वैल्यू निकालते हैं तो x बटा होता है जो वैल्यू यहाँ निकालना है उसका मान छुपा देना है। उसके बाद बगल में जो रहेगा b1, यहाँ b1 को c2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b1 c2 माइनस, अब इसके नीचे जो है उसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसीलिए इसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसको हम इससे मल्टीप्लाई किए, अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो b2 c1 होगा इज इक्वल टू, अब y बाई, तो ये y है तो y को छुपा लेना। अब इसके बगल में जो है वहाँ से स्टार्ट करेंगे c1 को a2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, अब इसके नीचे जो है c2 को a1 से मल्टीप्लाई करेंगे c2 a1, जहाँ आपका ख़त्म होगा वहीं से शुरू करना है। c1 पे ख़त्म हुआ c1 से शुरू करना है। और एक और चीज़, यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो अब जहाँ ख़त्म वहीं से शुरू होगा, 2 और 1 हो जाएगा 12 21, 12 21 हर जगह 12 21 रहेगा। अब 1 बाई, तो 1 मतलब ये कांस्टेंट वैल्यू है तो इसको हमको छुपा देना है। तो अब इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद a1 आएगा तो a1 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, a1 को b2 से, जहाँ ख़त्म वहीं से शुरू, तो a1 को b2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इसके नीचे क्या है a2 को b1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारा फार्मूला होता है वज्र गुणन विधि बनाने का। अब इसी में हम हल कर देंगे तो हमारा जो फार्मूला दिया हुआ है, यहाँ पे जो इक्वेशन दिया हुआ उसको हम लिखेंगे 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 12। तो 3x माइनस 2y इसको आप इधर ले आइए, उधर 0 कर दीजिए तो यहाँ a1 का वैल्यू कितना होगा 3, b1 का वैल्यू कितना होगा -2 और c1 का वैल्यू हो जाएगा -12। उसी तरह हम दूसरा इक्वेशन लिखेंगे 4x माइनस 5y, अब प्लस 16 को इधर लाएंगे तो क्या होगा -16 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से a2 लिखेंगे, a2 कितना हो जाएगा 4, b2 लिखेंगे -5 और c2 लिखेंगे -16। अब हमको इसमें वैल्यू पुट करना है तो x बटा b1 का वैल्यू कितना होगा, b1 का वैल्यू हो जाएगा -2 गुना c2 का वैल्यू कितना है, c2 का वैल्यू है -16, फिर माइनस b2 का वैल्यू कितना है -5 और c1 का वैल्यू कितना है -12, y बटा c1 a2, c1 कहाँ -12
और A2 का वैल्यू कितना है 4 माइनस, उसके बाद C2 A1, C2 कितना है -16 और A1 का वैल्यू कितना है 3, 1/A1 B2, A1 कितना है 3 और B2 कितना है -5 माइनस A2 का वैल्यू कितना है, A2 का वैल्यू है 4 गुना B1 का वैल्यू कितना है -2, x बटा यहाँ पे कितना होगा -1 प्लस 16 दूना 32, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 12 25 60 इज इक्वल टू y बटा यहाँ कितना होगा 48, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 3 48 इज इक्वल टू 1/, ये हो जाएगा -15 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 दूना 8, x बटा यहाँ पे कितना होगा 10 में से 2 जाएगा 8 और 5 में से 3 जाएगा 2 माइनस में इज इक्वल टू y/, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ 0 बचेगा, 1/, यहाँ कितना आएगा, यहाँ -7 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको और इसको लेकर के चलेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू आएगा, फिर इसको और इसको लेकर चलेंगे तो यहाँ से y का वैल्यू आएगा, तो x/-28 इज इक्वल टू 1/-7, तो x का मान कितना होगा -28 ऊपर जाएगा तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 7 चौके 28, तो x का मान आया 4 और उसी तरह हम y/0 इज इक्वल टू 1/-7, तो y का मान 0 ऊपर जाएगा, 0/-7, ये सॉल्व होकर कितना आएगा 0, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आता x बराबर 4 और y बराबर कितना आया 0, ये आंसर हुआ। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि m के किस मान के लिए रैखिक समीकरणों के युग्म में इतना तथा इतना का कोई हल नहीं होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन लिखेंगे और यहाँ से हम a1 b1 c1 का वैल्यू निकालेंगे। तो a1 का वैल्यू कितना होगा 3, b1 का वैल्यू कितना होगा, y का कोएफिशिएंट 1 है +1 और c1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। c1 चाहे इधर हो या इधर हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे 2m-1 इंटू एक्स प्लस m-1 इंटू वाई इज इक्वल टू 2m+1। बस ये आपको ध्यान होना चाहिए कि फर्स्ट इक्वेशन में अगर c1 जो है इक्वल के उस साइड है तो सेकंड में भी इक्वल के उस साइड ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक इधर साइड है एक उधर साइड है, दोनों एक ही तरफ होना चाहिए। यहाँ से हम a2 निकालेंगे तो x का कोएफिशिएंट क्या है 2m-1, b2 क्या हो जाएगा m-1, c2 क्या होगा 2m+1। अब कह रहा है चूँकि कोई हल नहीं होगा तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण का, चूँकि समीकरण का कोई हल नहीं है, समीकरण का कोई हल नहीं है, उसके लिए क्या इक्वेशन होता है a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है। अब a1 का वैल्यू कितना है 3 डिवाइडेड बाई a2 का वैल्यू है 2m-1 इज इक्वल टू b1 का वैल्यू 1 है और b2 का वैल्यू m-1 है, नॉट इक्वल टू c1 का वैल्यू कितना है 1/c2 का वैल्यू है 2m+1। अब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे। 3 को m से मल्टीप्लाई करेंगे 3m माइनस 3 1 जा 3 इज इक्वल टू 2m-1। अब हम m को वन साइड लाएंगे और नंबर को वन साइड, इधर जाएगा तो +3, 3m में से 2m जाएगा तो m सिर्फ बचेगा और 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, तो m का वैल्यू कितना आ गया 2 आया। सो दिस इज द आंसर। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 से के अनुपात तो इतना इतना की तुलना कर ज्ञात करें कि निम्नांकित युग्म में इतना और इतना असंगत है। इसको हमको दिखाना है, इसको तुलना करके ये अनुपात निकाल करके और हमको दिखाना है कि इसका कोई हल नहीं होगा, असंगत हल होगा। तो चलिए देखते हैं। पहला इक्वेशन लिखेंगे हम, तो यहाँ से a1 निकालेंगे तो कितना होगा 3, b1 निकालेंगे तो 12, c1 निकालेंगे तो 5, 2x + 8y इज इक्वल टू 7, a2 निकालेंगे तो 2, b2 निकालेंगे तो 8, c2 निकालेंगे तो 7। अब हम यहाँ से a1/a2 निकालेंगे तो a1/a2 3/2 आएगा, फिर b1/b2 निकालेंगे तो 12/8, इसको काटेंगे 4 3 12, 4 दूना 8, कितना आया 3/2। फिर c1/c2 निकालेंगे, c1/c2 निकालेंगे तो कितना आएगा 5/7,
तो आप देख सकते हैं कि a1/a2 और b1/b2 तो इक्वल आया, लेकिन ये इक्वल नहीं आया। तो हम क्या लिख सकते हैं कि चूंकि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, जब ऐसा रहता है तो हम क्या लिखते हैं, अतः समीकरण के युग्म असंगत है। ऐसा रहे तो क्या होता है, कोई हल नहीं होता। कोई हल को नहीं हम क्या बोलते हैं, असंगत। यही हमको प्रूफ करना था, यही आंसर हो गया। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि दो संख्याओं का अंतर इतना दिया हुआ है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात करें। 7 जब भी अंतर बोले तो आपको एक बड़ी संख्या और एक छोटी संख्या मानना होता है। तो हम मान लेते हैं कि बड़ी संख्या बराबर x तथा छोटी संख्या बराबर y। अब कह रहा है दोनों संख्याओं का अंतर, चूंकि हम लोग ये चैप्टर जो है 2 चर में पढ़ रहे हैं, तो आपको 2 अलग अलग चर मानना पड़ेगा। एक x मान लिए तो एक y मान लिए। अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोनों का अंतर कितना है, 26 है। तो बड़ी में से छोटी घटाएंगे तो ये 26 आ जाएगा। ये पहला इक्वेशन हुआ। अब कह रहा था एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो बड़ी संख्या ही जो है छोटी संख्या की 3 गुनी होगी। तो हम क्या लिखेंगे कि x इज इक्वल टू 3y, x इज इक्वल टू 3y लिखेंगे और इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर हम पाते हैं तो क्या हो जाएगा, 3y माइनस y इज इक्वल टू 26। 3y में से एक y जाएगा तो कितना होगा, 2y इज इक्वल टू 26। तो y का मान कितना आया, 13 आया। y का मान इतना आया था, हम इसमें y का मान पुट कर देंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा। y का मान समीकरण 2 में रखने पर हम पाते हैं तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 गुना 13। तो x का मान कितना आ जाएगा, 39। बड़ी संख्या 39 आई, छोटी संख्या 13 आई। तो हमको क्या निकालना था, हमको संख्याएं ज्ञात करना था। तो संख्या निकल गई है। तो हम क्या लिखेंगे, अतः बड़ी संख्या जो हम माने थे उसको हम लिखेंगे बड़ी संख्या बराबर 39 और छोटी संख्या बराबर 13। तो आंसर हो गया। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि दो संख्याओं का अंतर 14 दिया हुआ है और उनके वर्गों का अंतर इतना है, तो संख्याएं ज्ञात करें। तो जब भी अंतर हो तो बड़ी संख्या छोटी संख्या मानते हैं। तो माना कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बड़ी में से छोटी घटाएंगे, दोनों का अंतर 14 है। इसको हम पहला इक्वेशन मानेंगे। अब आगे बोल रहे हैं उनके वर्गों का अंतर, तो बड़ा का वर्ग करेंगे माइनस छोटा का वर्ग करेंगे और इसका अंतर कितना है, 448। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 448। a माइनस बी का वैल्यू 14 दिया हुआ है, तो यहाँ हम बैठाएंगे 14 गुना x प्लस वाई इज इक्वल टू 448। 14 से जाएगा 14 3 42, 14 दूना 28। तो x प्लस वाई का मान कितना आया, 32। इसको हम इक्वेशन 2 मानेंगे। अब समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर दोनों को हल करेंगे तो x माइनस वाई बराबर 14 और x प्लस वाई बराबर 32। माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो रहा है। जब खुद से कोई चीज़ कैंसिल हो तो साइन चेंज नहीं करते हैं, तो 1x और 1x 2x हो जाएगा और यहाँ जुड़ जाएगा ये 4 2 6 3 और 1 4, 2 से जाएगा 2 2। तो x का मान कितना आया, 23 आया। x का मान 23 आया। अब x का मान हम पुट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में, पहला या दूसरा में। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर
तो x माइनस वाई बराबर 14, x का मान 23 आया, माइनस वाई बराबर 14। अब माइनस वाई को इधर लाएंगे तो प्लस वाई हो जाएगा, उधर से 14 इधर आएगा तो घट जाएगा, तो y का मान कितना आएगा 23 माइनस 14 बराबर ये हो जाएगा 9। तो मतलब क्या लिख सकते हैं, अतः बड़ी संख्या बराबर 23 और छोटी संख्या बराबर 9। ये आंसर हो गया। हमको जो है संख्या ज्ञात करना था। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल इतना है और उसमें से एक संख्या दूसरे की इतनी गुनी है, तो संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं कि बड़ी संख्या छोटी संख्या मान लेते हैं। माना कि दोनों का योगफल बोर्ड है 50 है, इसको हम पहला इक्वेशन मानेंगे। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि उसमें से एक संख्या दूसरी की इतनी गुनी है, तो बड़ी संख्या बराबर छोटी संख्या का 7/3 गुनी है, तो बड़ी संख्या बराबर छोटी की 7/3 गुनी है। तो x बराबर कितना आएगा 7y/3, इसको हम दूसरा इक्वेशन मानेंगे और इसको हम पुट कर देंगे पहला में। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में x का मान कितना होगा 7y/3 प्लस y इज इक्वल टू 50। 3 होगा, यहाँ हो जाएगा 7y प्लस 3y इज इक्वल टू 50। 7y और 3y कितना हो जाएगा 10y इज इक्वल टू 3 गुना 50। तो ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो y का मान कितना आएगा 3 5 15। y का मान 3 5 15 आया। तो अब y का जो मान आया उसको हम समीकरण 2 में रखेंगे, तो वहाँ से x का मान आ जाएगा। y का मान समीकरण 2 में रखने पर x इज इक्वल टू 7y/3 था, 7 गुना 15/3, 3 से जाएगा 3 5 15, तो 7 5 कितना आया 35। तो अतः हम क्या लिखेंगे, छोटी संख्या बराबर, ये आंसर हुआ। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि समीकरण इतना और इतना के लिए प्राकृत संख्याओं के समुच्चय के में हल लिखें। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में था, जो कि 2024 में पूछा था कि समीकरण इतना का प्राकृत संख्याओं में हल लिखें। प्राकृत संख्या तो सिर्फ आपको नेचुरल नंबर लेना है, तो वही सेम क्वेश्चन जो है आपका 2021 में पूछ दिया कि यहाँ पे आप अलग अलग वैल्यू बिठाते जाइए, x का अलग अलग वैल्यू y का आता जाएगा, उसको लिखते जाना है। x का मान इतना रखने पर y का मान इतना आया, x का मान इतना रखने पर y का मान इतना आया। तो जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया है सेम चीज़ क्वेश्चन नंबर 10 में करना है। तो जो 2021 में जो पूछा था वही सवाल आपको 2024 में पूछ दिया, तो इसलिए क्वेश्चन बहुत सारा रिपीट भी होता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही बार बार रिवाइज करें, बार बार बनाते रहें, उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। उसी पैटर्न पे हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 11। के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ये 2 समीकरण दिया हुआ, यहाँ कह दिया कि अनेक हल है, तो अनेक हल वाला हम कंडीशन लगाएंगे। हम दूसरा इक्वेशन लगाएंगे, तो 12x प्लस के वाई माइनस के इज इक्वल टू 0। तो a2 बराबर हो जाएगा 12, b2 बराबर हो जाएगा k और c2 बराबर हो जाएगा -k। तो ये इक्वेशन दिया हुआ है दूसरा।
यहाँ से A2 निकालेंगे तो 12 होगा, B2 निकालेंगे तो K होगा और C2 निकालेंगे तो माइनस K हो जाएगा। अब कह रहा है कि चूंकि समीकरण के जो हल हैं वो अनेक हल है, चूंकि समीकरण के अनेक हल हैं, इसलिए जब अनेक हल होता है तो क्या कंडीशन होता है, जब बहुत सारा अनेक हल होता है तो सब इक्वल होता है आपस में, तो इसी को हम लगाएंगे। तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो A1 का वैल्यू कितना था, A1 का वैल्यू था K बटा 12 इज इक्वल टू B1 कितना है, तो B1 है 3 बटा K इज इक्वल टू C1 का वैल्यू है -K-3 और यहाँ -K, तो -K-3 और नीचे -K। हम इसको हल करेंगे, कोई भी दो को अगर हम लेंगे तो यहाँ से K का वैल्यू आ जाएगा, तो हम यही दो को लेके चलते हैं। K को K से मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा, K² इज इक्वल टू 12×3 = 36 और K इज इक्वल टू कितना होगा, तो यहाँ से K का 2 मान आएगा +-6, तो अतः K बराबर 6 और -6, तो यही आंसर हुआ। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि समीकरण जो में इतना और इतना को विलोपन विधि से हल करें। इससे पहले हम लोगों ने प्रतिस्थापन विधि देखा है, बीजगणित विधि देखा, और ये जो है 2019 में पूछा था विलोपन विधि। x और y को इधर रखेंगे, बाकी जो नंबर है उसको बराबर को उस तरफ ले जाएंगे, तो 3x - 5y इज इक्वल टू -4 उधर जाएगा तो +4, ये पहला इक्वेशन हो जाएगा। दूसरा इक्वेशन है कि 9x इज इक्वल टू 2y + 7, तो 2y इधर आएगा तो 9x - 2y हो जाएगा, उधर 7 होगा, ये दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। अब हमको करना क्या होता है कि जो पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन हुआ उसमें x के कोएफिशिएंट को, x के गुणांक को या y के गुणांक को बराबर करना होता है। जैसे x का गुणांक यहाँ कितना है, 9 है, यहाँ x का गुणांक 3 है, तो इसको भी हमको 9 बनाने के लिए 3 से गुना करना पड़ेगा। तो 3 से सिर्फ इसमें गुना नहीं होगा, 3 से पूरे में गुना होगा। उसी तरह अगर मान लिया y को हमको बराबर करना है, तो y यहाँ पे 2 है, यहाँ 5 है, 2 और 5 का एलसीएम, यहाँ 9 और 3 का एलसीएम कितना हो रहा था, 9, तो हमने दोनों इक्वेशन को 9 बनाने की कोशिश की, ये तो 9 बना हुआ है, इसको 9 बना दिए। अब 2 और 5 का एलसीएम निकालेंगे 10 होगा, तो अब ये दोनों को हमको क्या करना होगा, 10 बनाना होगा। तो 10 बनाने के लिए इसमें 2 से गुना करना होगा, तो ये पूरे में 2 से गुना होगा। फिर इसको 10 बनाने के लिए 5 से गुना करना होगा, तो ये पूरे में 5 से गुना होगा, तो दोनों 10-10 बन जाएगा, फिर ये कैंसिल हो जाएगा। तो यही तरीका विलोपन विधि को बनाने का, इसको हम लोग एलिमिनेशन मेथड भी कहते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में 3 से गुना कर, अब हम जब 3 से गुना कर देंगे तो ये 9 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा। अब ये दोनों को कैंसिल करना है, तो कैंसिल कब करेंगे, जब हम लोग घटाएंगे, क्योंकि ये दोनों साइन प्लस में है, जब घटाएंगे हम तो साइन अपोजिट हो जाएगा, माइनस, तो एक प्लस में एक माइनस में, तो फिर कैंसिल हो जाएगा। गुना कर घटाने पर हम पाते हैं, यहाँ कितना हो जाएगा, 3 से गुना करना है, तो 3 से इसमें पूरे में गुना करेंगे, 3×3 9x - 3×5 15y इज इक्वल टू 3 चौका 12। उसके बाद ये कितना, इसमें तो हमको किसी से गुना नहीं करना, तो जैसे लिखा हो वैसे लिख देंगे। अब इसको घटाना है, तो जब भी घटाना होता है तो साइन हर जगह का अपोजिट होगा, जब माइनस रहेगा तो प्लस होगा, प्लस होगा तो माइनस होगा, ये प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा, प्लस है तो माइनस होगा। अब ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, अब इसका ये वाला वैल्यू जो है माइनस, वो खत्म हो जाएगा, अब इसका ये हो जाएगा साइन, तो -15y और +2y घट करके -13y आएगा। 12 में से 7 जाएगा, यहाँ माइनस साइन हो गया, 12 में से 7 जाएगा 5, तो y का मान कितना आ जाएगा, 5 बटा -13, माइनस के ऊपर लिखेंगे 5 बटा 13, तो y का मान ये आया। अब जो y का मान आया उसको समीकरण 1 या 2 में रख देंगे, तो x का मान आ जाएगा, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, 3x - 5 गुना y की जगह आया -5 बटा 13 इज इक्वल टू 4, तो 3x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 25 हो जाएगा बटा 13 इज इक्वल टू
तो 3x इज इक्वल टू 4 माइनस, ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो 13 चौका 52 माइनस 25। अब ये कितना हो जाएगा, 12 में से 5 जाएगा 7, 2/13। 3 से ऊपर काट सकते हैं, 3 9 27। x का मान कितना आया, 9/13। x का मान 9/13 और y का मान कितना आया था, -5/13। तो ये आंसर हो गया। ये ही हमारा विलोपन विधि हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये 5 नंबर में सवाल पूछा जाता है और ये हर साल पूछा जाता है, आपका फिक्स है। अगर आपने सीख लिया है तो 5 नंबर आपको फ्री में मिलेंगे। तो समीकरण युग्म इतना तथा इतना का ग्राफ खींचना और हल करना है। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहला काम क्या है कि इक्वेशन लिखना, जिसको भी हल करना है। तो यहाँ से हम एक इक्वेशन लिखेंगे 3x, ये क्वेश्चन नंबर 13 है। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। आप जब भी एग्ज़ाम में बनाए तो ये जो पेपर है इस पर आपको हल करना है, इसको हल करना है और इसका ग्राफ इधर खींचना है, ठीक है। और हमेशा कोशिश करें पेंसिल से बनाने का, क्योंकि अगर कहीं पे गलत हो जाता है तो आप उसको इरेज कर सकते हैं, आप मिटा करके फिर से बना सकते हैं। लेकिन पेन से लिखा हुआ रहेगा तो मिटा नहीं सकते आप। और एग्ज़ाम में आपको सिर्फ ये एक ही कॉपी मिलता है, आपको गलत करने के बाद दूसरी कॉपी नहीं मिलेगी। इसलिए आप प्रेफर करें पेंसिल से ही बनाएं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि y का मान अगर हम निकालेंगे तो -y यहाँ है, +y उधर जाएगा तो +y हो जाएगा। तो y का मान कितना आएगा, 2 इधर आ जाएगा, तो 3x - 2। आप यहाँ से क्या कीजिए कि इसको 20 से लाइन खींच लीजिए। ये y का मान आया, इसको पहला इक्वेशन मान लेंगे। हमारा जो भी दाहिने साइड रहेगा उसमें हमको वैल्यू पुट करना। दाहिने साइड अगर x है तो x में वैल्यू पुट करेंगे, y रहेगा तो y में वैल्यू पुट करेंगे। तो x यहाँ, तो x बराबर क्या लिखेंगे, x बराबर 0 रखने पर हम पाते हैं, जब हम 0 रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, 3 गुना 0 - 2। तो 0 - 2 बराबर -2। कम से कम आपको 2 वैल्यू लाना होता है। अब x बराबर मान लिया 1 रखने पर, तो y का मान कितना आ जाएगा, 3 गुना, यहाँ x की जगह 1 रखेंगे -2, 3 एकम 3 -2 बराबर 1। x बराबर जब हम 1 रखे तो y का मान भी 1 आ गया। अब हम दूसरा इक्वेशन लिखेंगे। दूसरा इक्वेशन क्या है, 9x - 3y इज इक्वल टू 6। अब यहाँ से x या y किसी को भी अलग कर लीजिए। तो 9x इज इक्वल टू 6 + 3y। तो x का मान कितना आ जाएगा, 6 + 3y/9। इसको हम दूसरा इक्वेशन मानेंगे। अब यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ। तो यहाँ आपको सोच करके वैल्यू पुट करना। आप ऐसा वैल्यू पुट कीजिए कि आराम से, ये नीचे 9 है तो 9 से कट जाए, कोई ऊपर ऐसा नंबर आए 9 से आराम से वो कट जाए हल होने के बाद। तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम y का मान 1 रखेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा, 6 और 3 क्या होगा, 9। ऊपर भी 9 नीचे भी 9, 9 9 कट के 1 आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, y बराबर 1 रखने पर, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6 + 3 गुना 1/9। तो 6 + 3/9 बराबर 9/9 बराबर 1। अब हम कोई और वैल्यू सोचेंगे, क्या हम यहाँ पे रख सकते हैं। अब हम y बराबर क्या रख सकते हैं, अगर हम 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 6/9 ये फिर पॉइंट में आएगा। तो और हम क्या रख सकते हैं, -2 रख देते हैं। y बराबर -2 रखने पर, तो y बराबर -2 जैसे हम रखेंगे, 6 + 3 गुना -2 डिवाइडेड बाय 9। तो 6 - 3 दूना 6/9, 6 में से 6 जाएगा 0, 0/9 बराबर 0। ठीक है। अब हम इसका बॉक्स बना लेंगे। तो y बराबर कितना रखे थे हम, y बराबर जब 1 रखे थे तो x का मान कितना आया था, 1। जब हम y बराबर -2 रखे तो x का मान कितना आया, 0। इसका ये बॉक्स बन गया। अब हम इसका भी बॉक्स बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि जब हम x बराबर 0 रखें तो y का मान कितना आया, -2। जब हम x बराबर 1 रखें तो y का मान 1 आया।
ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और नीचे जो होगा वो वाई डैश एक्सिस होगा। अब कुछ बच्चे क्या होता है कि इसको ऐसे ऐसे लाइन खींच करके उसके बाद 1 2 3 लिखेंगे। लाइन नहीं खींचना, लाइन ऑलरेडी खींचा हुआ है तो सब यहाँ पे बस 1 लिखेंगे। छोटा छोटा आप 1 2 3 4 5 इस तरीके से लिख दें। अब हमको जो है पहला इक्वेशन जो है उसके लिए हमको 0 और -2 चाहिए। एक्स में 0, वाई में -2। तो एक्स में 0 और वाई में जाना है -2, तो नीचे की ओर आएंगे यहीं हम। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 0 -2। उसके बाद अगला जो वैल्यू है एक्स में 1, वाई में भी 1 है, तो दोनों में वैल्यू 1 है। एक्स में 1, वाई में भी 1, तो हम यहाँ जाएंगे 1 1। अब ये दोनों पॉइंट को क्या करना है, मिला देना है। अब आपको करना क्या है कि ये जो लाइन हमने खींचा है इस लाइन का इक्वेशन लिख देना। ऊपर इक्वेशन क्या था, 3x - y = 2। इसको हम लिख देंगे इस तरीके से, 3x - y = 2। मतलब कि ये लाइन का जो है ये बना हुआ है। अब इसके बाद हम दूसरा जो लाइन है उसको हम खींचेंगे, तो x में 1 है और y में भी 1 है। तो x में 1, y में 1, दो यहाँ पर जब 2 बार आ रहा है इसी पॉइंट पर तो हम 2 बार ऐसे डिनोट करेंगे। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, 0 और -2। 0 और -2 आया, तो 0 और -2 यहीं पर आएगा, तो 0 और -2 लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम इसको खींचे नहीं भी तो इसी लाइन के ऊपर आएगा ये पॉइंट। अगर हम ये दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो इसी लाइन के ऊपर आएगा ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं। तो आप इसको ऐसे खींच करके दिखा सकते हैं या ऐसे भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा, ये कोइंसिडेंट लाइन है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है। तो यही आपका सॉल्यूशन हुआ। बस इतना आपको बनाना है और इतना बनाने के बाद आपको फुल 5 मार्क्स मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।